जीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति किस तरह से हुई है? वैसे तो जीवन के उदय को लेकर इस धरती पर काफ़ी थ्योरीज प्रचलित हैं, पर आज हम बात करेंगे वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित एक थ्योरी के बारे में, जिससे हम जान पाएंगे कि हमारी धरती पर जीवन का उदय किस तरह से हुआ था। तीन 380 करोड़ साल पहले जीवन की उत्पत्ति इस धरती पर हुई और जिसके बाद इस धरती पर ढेरों जीवों ने जन्म लेना शुरू किया और अब धीरे धीरे पूरी धरती पर जीवों की चहलकदमी शुरू होने लगी, चाहे वो ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर हो या फिर समुद्र की अनंत गहराइयों में। तो चलिए आज चलते हैं इस सफ़र पर मिस्ट्री टीवी इंडिया के साथ, जहां हम जानेंगे कि जीवन की उत्पत्ति इस धरती पर किस तरह से हुई। करोड़ों साल पहले एक महज मौका ऐसा हुआ जहां पर कुछ केमिकल्स ने मिलकर एक ऐसी चीज़ बनाई जो कि एनर्जी यानी ऊर्जा को सोख कर या कहें इस्तेमाल करके खुद को बढ़ा सकने में सक्षम थी। और यही है हमारे दुनिया के जीव की सबसे पहली परिभाषा, जो कि खुद को मल्टीप्लाई यानी कि अपनी संख्या को बढ़ा सकते थे। और यह एक शुरुआत थी इस रोमांचक सफ़र की, जिसने कि आज इंसान जैसे इतने जटिल शरीर वाले जीवों को इस धरती पर बना दिया। जैसे ही जीवन की शुरुआत हुई तभी से उसमें अपने आप को बदलाव लाने की रेस भी शुरू हो गई। जीवों ने अपनी जनसंख्या बढ़ाना शुरू की, पर इसके साथ साथ एक ज़रूरी चीज़ वो हो रही थी और जिसको आप एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, यानी कि जो नई जनसंख्या पैदा हो रही थी वो अपनी पुरानी जनसंख्या से सिर्फ उन चीज़ों को ले रही थी जो उसके लिए आगे फ़ायदेमंद होंगे। आगे चलकर इसके बारे में हम पेपर्ड मोथ का एग्जाम्पल लेकर इसके बारे में गहराई से जानेंगे। और रही उन जीवों के अलग होने की बात, वो नई जनसंख्या इसलिए अलग थी क्योंकि उस समय धरती के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना बेहद ज़रूरी था और सभी जीव इसी दौड़ में लगे थे। और इसी की वजह से धरती पर नई नई प्रजातियां जन्म ले रही थी। और जैसा कि मैंने बताया, इसी सारी क्रिया को एवोल्यूशन कहा जाता है। और एवोल्यूशन के कारण ही धरती पर इतने सारे लाइफ फॉर्म्स हैं, यानी इतने अलग अलग जीव हैं, जैसे कि हम इंसानों का उदय हुआ। पर शायद आपको जानकर हैरानी हो कि हम सबका जन्म महज एक सेल से हुआ है, जिसे कि आप एक मामूली बैक्टीरियम सेल भी बोल सकते हैं, जो कि 380 करोड़ साल पहले किसी केमिकल के कुछ अनुपात में मिलने के कारण बना होगा। और इसी सेल के जरिए धीरे धीरे जैसे जैसे इस बैक्टीरियम सेल में बदलाव होते गए, वैसे वैसे अलग अलग जीवों की उत्पत्ति होनी शुरू हो गई। पर इसके बीच का समय काफ़ी लंबा था। अगर बात की जाए, जो कि खाली एक सेल के समान था, जिसे हम बैक्टीरियम कहते हैं, उसके लगभग 150 करोड़ के सालों के बाद दूसरे जीवों की उत्पत्ति होनी शुरू हुई थी। उससे पहले कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं था, ना ही पेड़ पौधे, ना ही इंसान। आप लोगों ने एक बात अक्सर लोगों के मुंह से या मूवीज़ में या फिर किसी शो में सुनी होगी, जिसे कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही एवोल्यूशन का एक अहम स्तंभ है, पर इसको ही नेचुरल सिलेक्शन कहा जा सकता है। इसके बारे में भी आइए अब हम जानते हैं। कुदरत में हमेशा से जीना एक कंपटीशन रहा है, या कह सकते हैं जहां हारने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। और जो जीव अपने आप को कुदरत के दिए गए रिसोर्सेज के इस्तेमाल करके अपने आप को जीवित रख सकते हैं, वही इस जीवन की रेस में आगे बढ़ते आए हैं। फिर चाहे हम पुराने जीव जैसे मगरमच्छों की बात करें या फिर खुद इंसानों की। और इसी तरह नेचुरल सिलेक्शन के जरिए प्रजातियां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की रेस में खुद को बनाई हुई है। पर यही बात कभी कभी उल्टी भी साबित हो जाती है, जहां पर सबसे ताकतवर भी कभी कभी सबसे कमज़ोर नज़र आता है, और जिसे कि हम अभी एक एग्जाम्पल के जरिए भी समझेंगे। हम बात करने वाले हैं पेपर्ड मोथ के बारे में। इससे आपको एवोल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की आपके लिए एक अलग ही परिभाषा बन जाएगी। 1800 में पेपर्ड मोथ के बारे में एक अध्ययन किया गया। 1848 में एक नेचुरलिस्ट एडल्स्टन द्वारा एक काले मौत को देखे जाने के बारे में लिखा गया। और यह दुनिया में सबसे पहली घटना थी जब काले पेपर्ड मोथ को देखा गया हो, क्योंकि पेपर्ड मोथ इससे पहले केवल ग्रे रंग में ही पाए जाते थे। और जो 1848 में एक अनोखी चीज़ लग रही थी, वो 50 साल के बाद एक आम चीज़ बन गई थी, क्योंकि अब अनेकों काले पेपर्ड मोथ देखने को मिल रहे थे। पर सवाल था कि आखिर ऐसा
क्यों हुआ था। और यही हमारे पास सबसे अच्छा उदाहरण है एवोल्यूशन का, या कहें नेचुरल सिलेक्शन का। 1900 के आते आते पूरे मैनचेस्टर शहर में लगभग 98% अब ग्रे नहीं बल्कि काले पेपर्ड मॉथ दिखाई दे रहे थे। आइए जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा था। दरअसल 1848 के बाद का समय एक तरह से इंग्लैंड के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या कहें औद्योगिक क्रांति का एक समय था। बहुत सी इंडस्ट्रीज बन रही थी और जिनमें कोयले का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके कारण भारी मात्रा में काला धुआं निकल रहा था और जो वातावरण में घुल रहा था। और इन सब के कारण जंगल में पेड़ पौधों पर वो जमने की वजह से थोड़े से काले पड़ रहे थे, और जिनके चलते पेपर्ड मॉथ भी काले रंग में पैदा होने लगे थे। पर यह उनका कलर चेंज यानी रंग बदलना महज इसलिए नहीं था कि वो धुएं के कालेपन के कारण काले हो रहे थे, बल्कि यह बदलाव वो अपनी जीन्स में लेकर आ चुके थे, और जीन में चेंज लाने के चलते यह क्वालिटी आगे पैदा होने वाले मॉथ में आ रही थी। और अब घने काले जंगल में यह मॉथ ज़्यादा सुरक्षित थे, और वह ज़्यादा सुरक्षित इसलिए थे क्योंकि अब घने जंगल में जो ग्रे मॉथ थे वो ज़्यादा चमक रहे थे और जो कि शिकारियों का आराम से भोजन बन पा रहे थे। पर वहीं काले मॉथ शिकारियों की नज़र से बचकर लंबे समय तक जी पा रहे थे और वो अपनी प्रजाति को ज़्यादा बढ़ा पा रहे थे। तो ये था नेचुरल सिलेक्शन का एक बेहद उम्दा उदाहरण, जिससे हम जीवों के बारे में जान पाए कि जीव खुद को अपने आप को बचाकर कैसे आगे बढ़ते आए हैं। और इसी तरह हम लोग जैसे जैसे जिस काम में फ़ायदा नज़र आता गया उसी चीज़ को अपनाते गए, तो वो ग्रेट एप से मनुष्य बनने में सक्षम हुए। और इसी तरह सिंगल सेल के एक एवोल्यूशन से हम लोग आज इतने जटिल शरीर के साथ उपस्थित हैं। पर अगर हम बात करते हैं एवोल्यूशन, अगर पूछा जाए कि इन सब बातों का आधार क्या है, कि आखिर हमें कैसे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ था, यानी कि जो जानवर आज जैसा है वो पहले कैसा था, हमें कैसे पता चला कि एवोल्यूशन जैसी कुछ चीज़ धरती पर हुई थी और जिसने आज सभी जीवों को इतना सक्षम बनाया है। तो हम यह सब जान पाते हैं फॉसिल्स की वजह से। फॉसिल्स क्या होते हैं, आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए आज कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नष्ट हो जाती है और उसमें कुछ लोग भी थे जो उसी में दफन हो जाते हैं, और बहुत समय बाद जब उस बिल्डिंग की खोज की जाती है तो जो उन इंसानों की हड्डियां मिलेंगी जिनसे उनके बारे में पता चल पाएगा, उन्हें फॉसिल्स कहते हैं। तो इसी तरह हमें आज जो फॉसिल्स मिलते हैं और उनके आज की उसी समान के जानवरों के साथ कंपेयर करके पूरे एवोल्यूशन की कहानी समझ में आती है। इसी तरह जैसे जैसे एक एक फॉसिल हम लोगों को मिलता चला गया, वह एवोल्यूशन की कहानी को बयां करता चला गया। पर इन फॉसिल से समझ पाना भी इतना आसान नहीं होता जितना यह बोलने में लग रहा है। इसके लिए काफ़ी गहन अध्ययन करना पड़ता है और बहुत सी चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है कि उस समय वातावरण किस प्रकार का था, जिसकी वजह से इन जीवों में क्या चेंजेस आए होंगे। अगर हम बात करें जब धरती एक आग के गोले के समान थी और जैसे जैसे धीरे धीरे वातावरण ठंडा होने लगा, तभी ज्वालामुखियों की गैसों से वातावरण जहरीला होने लगा। पर इसके कारण बारिश की उत्पत्ति भी होने लगी, जिसके कारण हमारे विशाल महासागरों का भी निर्माण हुआ। और जब लाइटनिंग यानी कि आकाश से पानी पर बिजली गिरी, तो माना जाता है कि एक ऐसे सेल का जन्म हुआ जो अपने आप को उस वातावरण में जीवित रख सकता था। और यही नहीं बल्कि वो अपनी कॉपीज भी बना सकता था, यानी कि अपनी संख्या को बढ़ा सकता था। और यही इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति का आधार माना गया है। और यह सब हुआ था लगभग 350 करोड़ साल पहले। पर जीवन को आगे बढ़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जो कि सबसे पहले सेल्स ने लेनी शुरू करी सूर्य की रोशनी से। और इन सेल्स को सियानोबैक्टीरिया कहा गया। पर सिर्फ यह रोशनी भर काफी नहीं थी, इन सेल्स को थोड़े गर्म माहौल की भी आवश्यकता थी अपने आप को जीवित रखने के लिए। और उसका स्रोत भी उन्हें महासागरों की गहराइयों में ही मिला, जो कि थी गर्मी छोड़ने वाले महासागरों की जमीन में बने वेंट्स। और वो गर्मी गर्म पानी के माध्यम से छोड़ा करते थे, जो कि गर्म पानी के प्रवाह को छोड़ते थे, जो कि सेल्स को जीवन की शुरुआत करने के लिए जरूरी था। और आज के ज़माने में भी हमें बहुत से वेंट्स मिले हैं जो कि महासागरों की गहराइयों में हैं। 1977 में ऐसा सबसे पहला वेंट खोजा गया था, और उसके बाद ऐसे अनेकों वेंट्स मिले हैं जो कि इस बात की पुष्टि की तरफ लेकर जाते हैं। तो क्या यह इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि क्या हम भी बैक्टीरिया से ही निर्मित हैं? जैसा कि हम अब तक जान पाए हैं कि सबसे पहले बैक्टीरियम सेल्स ही आए, जो कि लगभग 350 करोड़ साल पुरानी बात है। और उसके लगभग 150 करोड़ साल बाद वो अपने आप को इतना सक्षम बना पाए कि वो आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सेल के नेटवर्क को जन्म दे पाए। और इस प्रोसेस को
एंडोसिम्बायोसिस नाम से जाना गया और यहीं से जन्म हुआ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का, और जिसकी वजह से हम आज सभी इंसान, जानवर और पेड़ पौधे हैं, क्योंकि हम सब मल्टी सेल्यूलर हैं। पर यहाँ तक पहुँचने में एक बहुत लंबा समय लगा है और वो लगभग 150 करोड़ साल का सफर है, जिसके बाद जाकर अनेकों जानवर आए और फिर ग्रेट एप्स आए, और जो कि हम इंसानों के सबसे करीबी हैं, और इन्हीं से हमारा उदय हुआ है। तो दोस्तों, यह थी धरती पर जीवन के जन्म की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे पेटीएम नंबर पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितना भी आप चाहें, क्योंकि आपके कंट्रीब्यूशन से मेरे को आगे वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, और जो कि वीडियो में रिसोर्सेज यूज होते हैं वो मेरी उसमें भी मदद करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।